और वहाँ पर फूलन देवी की हत्या होती है और पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार करती है, जिनमें से एक आप भी थे। दो नकाबपोश लोग जो है गोलियां चला रहे थे और जो फूलन का जो बॉडीगार्ड थे तो वो भी उनके ऊपर गोलियां चला रहे थे। बिल्कुल। मतलब क्रॉस फायरिंग हो रही थी आपस में और फूलन जो है वो एक तरफ नीचे गिर गई थी तब। तो आप इस सब घटना होने के बाद आप किस तरह वहाँ से निकले? उसी दिन से ही या फिर शाम के समय से टीवी पे न्यूज़ आनी शुरू हुई कि भाई पंकज नाम के व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या ठाकुरों की हत्या का बदला लेने के लिए शेर सिंह राणा जी ने फूलन देवी की हत्या कर दी। 22 ठाकुरों की हत्या का बदला लेने के बिल्कुल। लिए शेर सिंह ने फूलन को मार दिया। मारा है। रियलिटी ये है कि बेमई कांड में जो फूलन ने जिन लोगों की हत्या की है तो उसमें मरने वालों में दलित भी हैं, पिछड़े जाति के भी हैं और अल्पसंख्यक भी हैं। तो आपको पुलिस ने अरेस्ट किया था या फिर आपने खुद सरेंडर किया था? उसके बाद जो डाकू उठाकर ले गए तो विक्रम मल्ला था, वो उनका रिलेटिव भी था, रिश्तेदार था उनका। फूलन अगर कुसमा नाइन को मारती, श्रीराम लालाराम या उनके गिरोह के लोगों को मारती तो मैं एक बार को फिर भी मान सकता था कि चलो भाई ये ठीक है। नमस्ते दोस्तों, मैं मानवेंद्र आप लोगों के बीच फिर से आ चुका हूँ एक नया पॉडकास्ट लेकर। और आज हम जिनके घर आए हैं या कह सकते हैं जो हमारे गेस्ट हैं, उनका नाम श्री शेर सिंह राणा जी है, जिनके बारे में कहा जाता है कि बहुत आरोप भी लगे और प्रति आरोप भी लगे। पर अगर हम शेर सिंह राणा जी का पक्ष सुने तो ऐसा कुछ भी नहीं है और कोई भी आरोप उनके ऊपर आज तक सिद्ध नहीं हो पाया है। हालांकि कुछ आरोप ऐसे हैं जो एकदम ब्रॉड डे लाइट में हुए और शेर सिंह राणा जी खुद उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। बट आइए आज हम उनसे बात करेंगे और देखते हैं कि क्या कुछ उनके जीवन में घटना घटित हुई, उससे हम लोग क्या कुछ सीख सकते हैं। प्रणाम भैया। जी नमस्कार। कैसे हैं भैया आप? बहुत ही अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया। भैया, मतलब आपके ऊपर जो सबसे पहला आरोप एक लगा जीवन में, वो लगा सन 2001 में। 17 जुलाई आई थिंक उस दिन डे था, नहीं, डेट थी। 25 जुलाई। 25 जुलाई उस दिन डे थी कि शेर सिंह राणा जी अपने कुछ साथियों के साथ या कह सकते हैं कि पड़ोसियों के साथ घूमने गए हुए थे और वहाँ पर फूलन देवी की हत्या होती है और पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार करती है, जिनमें से एक आप भी थे। तो क्या ये सत्य है? नहीं देखिए क्या है, 3 लोग नहीं, जो फूलन देवी का जो एसेसिनेशन है उस केस में जो है वो टोटल 12 एक्यूज पुलिस ने अरेस्ट किए थे, ठीक है। जिसमें मैं भी एक था। और क्योंकि कि सबसे पहले मुझे अरेस्ट किया था और मुझ पर जो है हत्या का आरोप पुलिस के अकॉर्डिंगली उन्होंने लगाया था, तो और जो तीन मतलब दो और जो मेरे को एक्यूज बनाए गए, बिल्कुल। तो 3 लोगों के ऊपर फूलन देवी के हत्या का आरोप लगा था और जो बचे हुए जो 9 लोग हैं उनके ऊपर कॉन्स्पेरेसी का 120 भी जिसको बोलते हैं, बिल्कुल। 120 भी, तो उसके तहत वो लोगों की अरेस्टिंग हुई थी। तो आपको पुलिस ने अरेस्ट किया था या फिर आपने खुद सरेंडर किया था? क्योंकि मतलब हमें तो यही सुनने को मिला है हमेशा से कि शेर सिंह राणा जी ने सरेंडर किया था। देहरादून में एक डालन वाला पुलिस चौकी है वहाँ पर। नहीं नहीं, वो मेरी अरेस्टिंग ही थी, अरेस्ट ही किया था पुलिस ने। और डानलवाला थाना में जब अरेस्ट कर लिया तो दिल्ली पुलिस भी वहीं पर ही मौजूद थी। अच्छा। हाँ, और वो तुरंत ही थोड़ी देर के बाद ही मुझे वो दिल्ली लेकर चले गए थे। दिल्ली लेकर चले गए थे। हाँ, जो हत्या हुई थी फूलन देवी जी की, उस दिन क्या क्या कुछ घटना घटित हुई 25 जुलाई को? 25 जुलाई को क्या है कि हमारे यहाँ जो रुड़की की एक फैमिली थी, बिल्कुल। तो वो लोग जो है फूलन के टच में थे, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी फूलन की, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के वो उत्तराखंड के हेड थे। अच्छा। तो वो लोग उनसे रेगुलर मिलने के लिए जाते थे, तो मैं भी वो जो फैमिली थी रुड़की की उनके साथ कभी देहरादून, कभी दिल्ली या अलग अलग जगह पर चला जाता था, क्योंकि उस समय मेरे पास एक मारुति 800 गाड़ी थी। गाड़ी थी। तो जैसे एक युवा जब होते हैं तो उनको घूमने का शौक होता है, तो वो हमें भी था। तो जब वो आसपास जाने के लिए बोलते थे तो मैं सोचता था कि चलो भाई घुमाते हैं। तो ऐसे ही उस दिन 25 जुलाई को भी दिल्ली में उन्हीं लोगों के साथ गया और करीब 1:30 बजे के आसपास लंच टाइम में, तो हम लोग कोठी के अंदर बैठे हुए थे, एकदम से बाहर फायरिंग की आवाज़ आई। तो मुन्नी देवी जो कि उनकी सगी बहन है फूलन देवी फूलन की, देवी की। हाँ, औ- और उनका पीए कालीचरण, और भी कुछ और लोग भी थे और मैं भी था। तो जब गोलियों की आवाज़ बाहर से आई तो फिर मैं और वो सभी लोग बाहर गए, तो हमने देखा कि 2 नकाबपोश लोग जो है गोलियां चला रहे थे और जो फूलन का जो बॉडीगार्ड थे तो वो भी उनके ऊपर गोलियां चला रहे थे। बिल्कुल। मतलब क्रॉस फायरिंग हो रही थी आपस में और फूलन जो है वो एक तरफ नीचे गिर गई थी तब।
तो बस इतने में ही वो लोग जो है फरार हो गए। हाँ, जो नकाबपोश लोग थे वो गाड़ी में बैठ के जो है वहाँ से चले गए। तो फिर जो है देखा तो फूलन जो है एट दी स्पॉट पर ही डेथ हो गई थी। डेथ हो गई थी। और जो उनका जो गनर था, जो कि दिल्ली पुलिस का सिपाही। सिपाही था, तो उनके भी 2 गोली लगी हुई थी अच्छा। और उन्होंने भी गाड़ी के ऊपर फायरिंग करी थी। तो तब वो ये बोल रहे थे वहाँ पे कि मैंने भी उनको गोली मारी है। मार दी है। तो उसके बाद जो है वहाँ पे थोड़ी देर के बाद ही मतलब पुलिस भी आ गई थी। और ये जो मुन्नी देवी हैं, फूलन को ये लोग जो है तुरंत ही हॉस्पिटल। हॉस्पिटल लेकर चले गए थे। ठीक है। तो आप इस सब घटना होने के बाद आप किस तरह वहाँ से निकले? बस वहाँ पे देखिए क्या है कि जब इस तरह का माहौल बनेगा तो हर आदमी पैनिक हो जाएगा। तो बिल्कुल। पैनिक की स्थिति में आदमी क्या करेगा, वहाँ से भागेगा। भागेगा। अगर वो फैमिली मेम्बर होगा तो वो जो भी जिसके साथ हादसा हुआ है वो उसके साथ जाएगा, बिल्कुल। उसकी हेल्प करेगा उसको। जैसे मुन्नी देवी जो हैं उनको हॉस्पिटल हॉस्पिटल। लेकर गई, या जो उनका ऑफिशियल स्टाफ था, है ना, वो लोग उनके साथ चला गया। लेकिन जो एज ए गेस्ट वहाँ पे आए हुए हैं तो भाई गेस्ट तो क्या करेगा वहाँ पे, आदमी जो है घबराएगा। बिल्कुल। तो वहाँ पे कोठी के अंदर जितने भी लोग उस समय मौजूद थे, सभी लोग जो है वहाँ से अपने अपने जहाँ जहाँ जिसको भी जाना था, मतलब उनको वो सब लोग चले गए। चले गए। तो कहीं मतलब इस सब के बीच उस समय आपको लगा कि आपका नाम इस हत्याकांड में आ सकता है या ऐसा कुछ, जब ये सब नहीं हो रहा नहीं, था? उस समय तो ऐसा कुछ लगा नहीं। उस समय तो ऐसा लगा कि भाई हमें अब यहाँ से, जैसे मैंने कहा कि भाई एक थोड़ा सा डर इंसान के मन में बिल्कुल। आएगा कि भाई इतना बड़ा जो है आपके सामने जो है मर्डर हो रहा है, तो हर आदमी जाएगा। तो हम भी चले गए। जब चले गए तो फिर उसी दिन से ही या फिर शाम के समय से टीवी पे न्यूज़ आनी शुरू हुई कि भाई पंकज नाम के व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर गोली दी। मारी है, मतलब उसके ऊपर शक है। क्योंकि जो एफआईआर भी दर्ज हुई है वो भी क्या है कि नामजद तो हुई नहीं। क्योंकि नामजद इसलिए नहीं हुई क्योंकि किसी ने भी चेहरे नहीं देखे थे, क्योंकि मारने वाले जो है वो नकाब पोश थे। मतलब अ, वो लोग जो है मंकी कैप पहने हुए मंकी थे। कैप पहने हाँ, हुए थे। तो किसी ने भी चेहरा तो नहीं देखा था। तो इसीलिए जो एफआईआर दर्ज हुई वो भी अज्ञात अननोन, में हुई। हाँ, अज्ञात में हुई, अननोन बिल्कुल। पर्सन्स के खिलाफ हुई। जब पंकज का नाम आया तो फिर पंकज के नाम से मेरा तो कोई लेना देना था नहीं। बिल्कुल। लेकिन जो है एक दिन के बाद ही जो है उन्होंने मुझे, एक्यूज बना। हाँ, मतलब पहले तो जैसे पूछताछ के लिए एक तरीके से अपने कब्जे में लिया। अच्छा। हाँ, और वो सभी लोगों को लिया जो भी वहाँ पे मौजूद थे। जैसे उनको पता चलता रहा कि भाई ये लोग मौजूद थे, तो जैसे कुछ काफ़ी लोग वहाँ से निकल गए थे, तो सभी लोगों को पूछताछ के लिए उन्होंने अपने उसमें लिया। तो फिर लेकिन उसके अगले दिन उन्होंने मेरी अरेस्टिंग दिखाई। अरेस्टिंग दिखाई। तो क्या आपने, या कह सकते हैं कि आपको अपने ठाकुर होने की वजह से इतना बड़ा आपके ऊपर आरोप लगा, या जो भी है, क्योंकि एक भयमयी कांड हुआ था हाँ, जिसकी वजह से, जिसका मुख्य ये पूरा जो घटना कर्म है उस भयमयी कांड से जोड़ा जाता है, आपके ऊपर ये भी आरोप लगा कि ठाकुरों की हत्या का बदला लेने के लिए शेर सिंह राणा जी ने फूलन देवी की हत्या कर दी। देखो उस समय तक तो जो पुलिस ने जो अपना वर्जन दिया वो तो यही था कि भाई 22 ठाकुरों की हत्या का बदला लेने के बिल्कुल। लिए शेर सिंह ने फूलन को मार दिया। मारा है। बट इतने करीब 45 ईयर्स हो गए भीमई कांड को हुए हुए। तो हमारा जो इंटरनेशनल मीडिया है, मतलब भारतीय मीडिया नहीं, क्योंकि उस समय तो भारतीय मीडिया था भी नहीं, कोई प्राइवेट चैनल तो थे ही नहीं तब, दूरदर्शन एक चैनल हुआ करता 81 था। में, हाँ। बिल्कुल। तो ये जो भेमई कांड हुआ है, उस समय इंटरनेशनल मीडिया ने एक ऐसी छवि प्रस्तुत करी, क्योंकि वो हर चीज़ में उन्होंने इंडिया को बदनाम करना होता है। तो उसमें बदनाम करने का आसान तरीका होता है कि नीची जाति, ऊपर जाति, ये जाति, वो जाति, इस जातिवाद का खेल वो खेलते हैं जो इंटरनेशनल मीडिया है बहुत वर्षों से। तो उस समय भी उन्होंने वही खेला कि भाई अपर कास्ट के लोगों को, जो ये फूलन है, इन्होंने जो है हत्या कर दी, और कारण ये है कि भाई जिन्होंने इनका रेप किया था। लेकिन ये बात बिल्कुल असत्य है, और दुर्भाग्य ये है कि तब से ही ये बात चलती आ रही है। और जब मुझ पर ये केस लगाया तो भी उन्होंने यही बात चलाई। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि बेमई कांड में जो फूलन ने जिन लोगों की हत्या की है, तो उसमें मरने वालों में दलित भी है,
पिछड़े जाति के भी हैं और अल्पसंख्यक भी हैं। और मैं बाकायदा आपको नाम बता देता हूँ। दलित समाज का जो व्यक्ति भीमई कांड में जिसको फूलन ने मारा है, उनका नाम था राम अवतार कठेरिया। राम अवतार कठेरिया। जी, राम अवतार कठेरिया। कठेरिया। जी, ये धानुक समाज होता है, धानक जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ। और दूसरा जो है वो है तुलसीराम मौर्य। तो मौर्य जो है आपके सहारनपुर में जो सैनी भाई हैं, बिल्कुल। तो सैनी समाज उधर बुंदेलखंड की तरफ जो है मौर्य टाइटल लिखता है। बिल्कुल। तो दूसरा जो है वो तुलसीराम मौर्य है। तीसरा जो है वो नज़ीर खान है, वो तो नाम से ही मालूम है कि आप मुस्लिम भाई मुस्लिम हैं। कम्युनिटीज हैं। तो इसके अलावा ठाकुर हैं। तो ये जितने भी जो 20 लोग भेमई कांड में मरे हैं, जिसमें दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, ठाकुर सब लोग हैं, और सभी के सभी लोग जो है बेगुनाह लोग थे। कोई भी डाकू नहीं था, कोई भी फूलन से जो है उनका कोई दूर दूर तक भी कोई वास्ता नहीं था। ये तो फूलन का और उनके गैंग ने जो है अपना वर्चस्व भय था। कायम करने के लिए, अपना वर्चस्व उस इलाके में डाकू गिरोह का कायम करने के लिए ये जो है हत्याकांड किया, जिससे कि हमारा उनका डर पैदा होता वहाँ पे। तो आप इसको वैसे भी अगर हम मतलब एक जनरली भी विचार करें तो आप देखिए 20 लोग मर गए, बिल्कुल। और सामने जो फूलन का जो गैंग है उसमें करीब 40 लोग थे। बिल्कुल। मतलब 35-30 से 40 लोग, जो एफआईआर दर्ज है बेमई कांड की, उसमें 30 से 40 लोगों का जिक्र है। नामजद है। हाँ, मतलब उसमें कई डाकुओं के नाम हैं और कई लोगों को अज्ञात में है। अज्ञात में है। तो उसमें जो ये जो 30 से 40 डाकू हैं, दूसरी तरफ 20 लोग मर गए। तो क्या ये संभव है कि एक तरफ मान लीजिए 40 डाकू हैं फूलन के गैंग में, दूसरी तरफ 20 डाकू हैं और वो आपस में जो है लड़ रहे हैं, तो क्या ये संभव है कि 20 के 20 मर जाएंगे और 40 में से किसी को खरोच भी नहीं लगेगी? नहीं, ये संभव नहीं है। भाई वो जो 20 लोग हैं उनके पास भी तो गन होगी, बिल्कुल। उनकी राइफल कहाँ है, उनकी बंदूक कहाँ है? क्योंकि वो तो किसान लोग थे, गांव के साधारण लोग थे, ना तो उन पे बंदूक थी ना राइफल थी। बुंदेलखंड का तो आप इतिहास चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे तो अगर व्यक्ति टॉयलेट भी जाता है तो बंदूक राइफल जो भी उस पर होती है वो लेके जाता है। मतलब वहाँ पे कल्चर है। कल्चर है, मतलब वहाँ बताया जाता है कि जब वहाँ पे किसी को ऐसे राइफल का या कहते हैं गन लाइसेंस, आर्म लाइसेंस जब मिलता है, तो उनके घर में इस तरह खुशी मनाई जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ हो उनके घर हाँ में। बिल्कुल। तो इन्होंने क्या है ना, इन्होंने ये तो गांव के साधारण लोग थे, और सबसे पहले इन्होंने जो गांव में जो लाइसेंसी 2-3 हथियार थे, क्योंकि मैंने वो जजमेंट भी पढ़ा है जो भीमई कांड का, जो फूलन और जो उसके गैंग को, उसके जो एक मेन जो इसमें फूलन के साथ था मान सिंह यादव। मान सिंह यादव। तो मान सिंह यादव ने ही सबसे ज़्यादा गोलियां चलाई थी अच्छा। भीमई के लोगों के ऊपर। और ये जो मान सिंह यादव है, ये देखिए कि योगी जी की सरकार है और अभी तक ये व्यक्ति जो है फरार है। वंचित है आज तक। मतलब जैसे ही सज़ा हुई पिछले साल, जब ऑनरेबल कोर्ट ने सज़ा दी, तो ये व्यक्ति जो है सज़ा सुनकर जो है फरार हो गया, और कोर्ट आज से तक, फरार हो गया। हाँ, और आज तक जो है फरार ही है। तो ये भी एक दुर्भाग्य है कि जिसने इतना बड़ा कांड किया हो और वो आज भी जो है फरार घूम रहा हो। आप मिले हैं मान सिंह यादव से कभी? नहीं, मैं क्यों मिलूंगा उनसे, बट ये जो जजमेंट ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है, जो जजमेंट तो है। बड़ी बात है, मतलब आप हाँ कोर्ट से फरार हो रहे हैं जजमेंट हाँ, सुनने के बाद। भीमई कांड का जो जजमेंट है, तो उसमें जो है वो फरार है, अभी भी वांटेड है उसके अंदर। और इस पूरे गिरोह को जो है ऑनरेबल कोर्ट ने लास्ट ईयर जो है सभी को सज़ा दी है, जो लोग मौजूद थे सब। और उसमें साफ साफ लिखा है कि भीमई के जो लोग थे, अगर सोचिए अगर वो सब डाकू होते तो क्या एक ही गांव के होते? नहीं, अलग अलग गांव के होते हैं, भाई एक गांव जब के। गिरोह बनेगा तो क्या पूरा अलग अलग उसका बनेगा? कई लोग ये भी एक्सक्यूज देते हैं कि भाई ये लोग जो है डाकुओं को समर्थन करते थे, उनकी अलग अलग प्रकार से हेल्प करते सहायता थे, करते थे, बिल्कुल। सहायता करते थे। तो भाई जो देखिए वहाँ पे जो पूरा चंबल का एरिया है, वहाँ पे क्या है, कई गिरोह ऑपरेट करते हैं। बिल्कुल। तो जो लोग जो है मतलब गांव के जो आसपास, मतलब जो गांव है वहाँ पे चंबल के इलाके के पास, मान लीजिए 200 गांव है, तो कोई भी गांव में इतना वो नहीं है कि वो डाकुओं का विरोध कर सकते होते, क्योंकि पुलिस का कोई ठिकाना नहीं था वहाँ पे। भाई उस समय तो पुलिस आती ही नहीं थी, महीनों महीनों नहीं आती थी। तो गांव वालों की तो मजबूरी है। इसको हम एक उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आपके सहारनपुर में किसी व्यापारी को कोई बदमाश कॉल करे और कहे भाई आप हमें 10 लाख रुपए दो,
और वो व्यापारी जो है उनको डर के मारे 10 लाख रुपए दे दे, तो क्या वो व्यापारी जो है उस बदमाश की हेल्प कर रहा है? नहीं, वो तो डर के मारे दे खुद रहा की है, जान बचाने की खुद कोशिश। की बचाने की। तो अगर मान लीजिए भेमई के गांव के लोगों ने या किसी भी अन्य गांव के लोगों ने जो है किसी डाकू गिरोह को दाल या चावल या रोटी या सब्जी या पानी दे दिया, तो वो तो डर के मारे दे रहे हैं। वो बिल्कुल, तो जो फूलन का गिरोह है, और ये बात जजमेंट में भी लिखी हुई है कि जब फूलन गांव के अंदर आई तो जो गांव के लोग हैं उन्होंने कहा कि भाई, जब फूलन ने कहा कि तुम उनकी हेल्प करते हो, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो आपकी भी करते हैं, हम तो आपको भी खाना देते हैं, हम तो आपको भी पीने के लिए पानी देते हैं। तो हम तो जो भी आता है भाई डर के मारे सभी को देते हैं, तो ऐसा कुछ गलत तो है नहीं। तो लेकिन जो है फिर भी जैसे मैंने आपसे शुरू में ही बताया कि अपना भय कायम करने के लिए फूलन ने उन बेगुनाह लोगों को मारा। और ये मैं हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा चैलेंज है, पूरे देश के मीडिया को चैलेंज है। आजकल घर घर में यूट्यूबर्स हैं, सभी यूट्यूबर्स को चैलेंज है। सारे जो भी इसमें कमेंट करेगा, कमेंट करने से पहले मेरा ये चैलेंज स्वीकार करना कि जो मैंने नाम आपसे बताए हैं, जो दलित भाई है, जो पिछड़ा समाज का है, जो मुस्लिम है, नज़ीर खान, अगर ये नाम ये व्यक्ति भेमई कांड में फूलन ने नहीं मारे हों तो मैं 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। और अगर कोई ये साबित कर दे कि जो फूलन ने भेमई कांड में जिन 20 लोगों की हत्या की है, अगर उनमें से कोई भी डाकू था या कोई भी जो है फूलन के कोई भी किसी भी तरह के फूलन के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उसमें जिम्मेदार था, तो मैं 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ। देखिए क्या है, फूलन के साथ जो ये बताया जाता है, पहली बात तो यही बात झूठ है कि भेमई में फूलन के साथ कभी कुछ गलत हुआ। जब फूलन, क्या है कि अगर हम क्या बोलते हैं भाई फूलन के साथ क्या गलत हुआ, हम बोलते हैं रेप हुआ, कि मतलब अगर हम उसके बचपन से लाइफ को देखें तो ये बोलते हैं कि भाई उनकी छोटी उम्र कम में उम्र में शादी हुई। शादी हुई, दूसरा बोलते हैं कि जो उनका अधेड़ पति था उन्होंने उसके साथ मार बर्बरता पिटाई की, की बिल्कुल, और उसको घर से निकाल दिया। निकाल दिया, तीसरा बोलते हैं भाई उसकी ज़मीन पर कब्जा हो गया। ठीक बिल्कुल, है। चौथा बोलते हैं भाई डाकू उठा कर ले गए। बिल्कुल, यही सब है ना। यही सब है। तो आप मुझे बताइए कि छोटी उम्र में शादी हुई, 13 या 14 साल की उम्र में शादी हुई, तो वो शादी किसने की? माँ-बाप उनके ने, माता पिता ने करी। बिल्कुल, तो इसमें कोई समाज या कोई दूसरा व्यक्ति तो जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल, दूसरी बात है कि ये जो 14 साल में शादी हुई है, ये उस जमाने में बड़ी कॉमन प्रैक्टिस थी। अगर आज आप 50 साल पहले या 70-80 साल पहले अपनी दादी से या ग्रैंड ग्रैंड मदर से पूछेंगे कि भाई आपकी शादी कितनी उम्र में हुई थी, तो ये बड़ी नॉर्मल एज थी भाई, 14 साल में, 15 साल में, 12 साल में। यहाँ तक कि जो भेमई कांड में जो एक व्यक्ति फूलन के द्वारा मारा गया है, उसकी उम्र 16 साल थी। और जो वो शादीशुदा था, उसकी जो धर्मपत्नी थी, वो उस समय जो है 12 साल की थी। और जब वो मर गया तो एक बच्ची की भी मौत हुई थी जो करीबन हाँ, वो डेढ़ बच्ची साल थी, की। एक सीता नाम था उस बच्ची का। और उस बच्ची को फूलन ने जो है उसकी माँ के गोद से उठा के पटक दिया था जमीन पे, जिसके कारण वो अपाहिज हो गई थी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो मैं ये बता रहा हूँ कि जो एक व्यक्ति उसमें मरा है 16 भेमई साल, गांव का, वो शादीशुदा था, उसकी उम्र 16 साल थी, उसकी धर्मपत्नी की उम्र उस समय 12-13 साल थी। और जब वो मर गया तो पूरे जीवन उसने जो है अपने ये पतिव्रता के रूप में अपना धर्म निभाया। और उस विधवा, पति के नाम पे उसने अपना पूरा जीवन स्पेंड किया, दूसरी शादी नहीं करी। और जो है वो इतने सदमे में आई इस हादसे से कि पूरा जीवन जो है उस गांव में जो है उसने अपने पति के नाम पे न्याय लेने के लिए पूरा, कि भाई न्याय मिले हमें, पूरा जीवन जो है गुजार दिया। आज जो है करीब 55 साल की जो है या 60 साल की एज हो रही है। तो आप सोचिए कि उस बच्ची ने जो उस समय 12-13 साल की थी, फूलन से ज़्यादा जुल्म तो इन्होंने देखा बिल्कुल, है ना, कि पूरा जीवन जो है अकेले काटना पड़ा, न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ा। और 45 साल के बाद पिछले साल इस केस में फैसला आया। बताइए। तो दूसरा, फूलन के लिए ये बोलते हैं कि भाई उसके पति ने निकाल दिया, तो उसका जिम्मेदार उसका पति है, पति हुआ, वो उसके समाज का है। तीसरा बोलते हैं कि ज़मीन पे कब्जा हो गया, ज़मीन पे कब्जा किया उनकी सगी बहन ने, वो सगे चाचा के चाचा के, लड़के ने। बिल्कुल, तो वो उसकी फैमिली डिस्प्यूट थी, तो उसमें भी कोई दूसरा व्यक्ति या समाज जिम्मेदार नहीं है। उसके बाद जो डाकू उठाकर ले गए, तो विक्रम मल्लाह था, वो उनका रिलेटिव भी था, रिश्तेदार था उनका, तो वो जो है उनको घर से लेके गया। तो इसमें किसी दूसरे व्यक्ति या समाज की तो कोई गलती नहीं है। ये तो अच्छा, जब वो डाकू उसको ले गया, जब विक्रम मल्लाह उसको घर से लेकर चला गया,
तो उसके बाद तो उनका डाकू वाला जीवन स्टार्ट हो गया। बिल्कुल। तो वहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आप फेस करोगे और वहाँ के जो एडवांटेजेस हैं वो भी आप इंजॉय करोगे। तो जो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, मान लीजिए वहाँ पे गैंग की आपस में लड़ाई बज गई, तो गैंग की जब आपस में लड़ाई बज गई तो एक गैंग ने जो है कल ही जो है कुसुमा नाइन एक डाकू थी, उनकी डेथ हुई है, अच्छा, कल ही हुई है। कल ही। तो वो जो कुसुमा नाइन थी और जो श्रीराम लाला राम था जो फूलन के एंटी गैंग था, तो इन्होंने जंगल के अंदर फूलन के साथ जो है कुसुमा नाइन ने कपड़े वगैरह उसके फाड़ दिए थे। अच्छा, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि रेप हुआ या कुछ हुआ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर मान लीजिए कुछ भी गलत हुआ, रेप भी हुआ, कुछ भी गलत हुआ, हर महिला की इज्जत है, हर महिला का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो डाकू ही क्यों नहीं है। बिल्कुल। तो लेकिन अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आप उनके साथ ही तो गलत करने के हकदार हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया। तो फूलन अगर कुसुमा नाइन को मारती, श्री राम लाला राम या उनके गिरोह के लोगों को मारती, तो मैं एक बार को फिर भी मान सकता था कि चलो भाई ये ठीक है। लेकिन आप जो है किसी गांव में गए वहाँ पे उनको ढूंढने के लिए जिनसे आपकी लड़ाई है और वो आपको नहीं मिले, तो आपने पूरे गांव के बेगुनाह लोगों को मार दिया। तो इसको तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल। तो ऐसे है कि मान लीजिए आप सहारनपुर में रहते हैं, मान लीजिए 5 मंजिल की बिल्डिंग है आपकी। अब उस बिल्डिंग में मान लीजिए हर फ्लोर पे एक घर है और आपके जो 5वें फ्लोर का जो व्यक्ति है वो किसी दूसरे एरिया में जाए और किसी लड़की को छेड़ के आ जाए, बदतमीजी करके आ जाए, और लड़की के भाई और परिवार के लोग आएँ, कहें कि भाई इसी बिल्डिंग में रहता है 5वें फ्लोर पे, और भाई और परिवार के लोग जो है पूरी बिल्डिंग में आग लगा दें या बिल्डिंग के हर व्यक्ति की पिटाई करने लग जाएं या मारने लग जाएं, तो ये इसको आप जस्टिफाई कर सकते नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं। भाई 5वें मंजिल वाले से प्रॉब्लम है तो आप 5वें मंजिल वाले को बुलाओ, उसको पिटाई करो, उसको सजा दो, उसके खिलाफ कंप्लेन करो, उसके घर में तोड़ फोड़ करो, लेकिन उसी को करो ना। बिल्कुल। क्या पता उससे जो है 4th फ्लोर वाला भी परेशान हो, ग्राउंड फ्लोर वाले की लड़की को भी वो परेशान करता हो, तो वो तो खुद ही विक्टिम है, आपने बिल्कुल। उसको परेशान कर दिया। भेमई के लोग तो खुद ही विक्टिम थे बेचारे, बिल्कुल। वो खुद ही डाकुओं से परेशान थे, मजबूरी में जो है खाना देना पड़ता था, चाहे वो फूलन का गिरोह रहा हो, चाहे वो श्री राम लाला राम का गिरोह रहा हो, तो वो तो विक्टिम थे। आपने जो है सिर्फ अपना वर्चस्व के लिए बेगुनाह लोगों को मारा, तो इसको अच्छा नहीं माना जा सकता, ऐसा मेरा कहना है। और पिछले साल इसमें जजमेंट आया है, जज साहब ने सभी डाकुओं को सजा दी है, और मैंने जैसे बताया कि मान सिंह यादव जो है अभी भी उसमें फरार है। फरार है। जी। अच्छा, भैमई जो गाँव है, वहाँ के लोगों से मिले हैं आप? हाँ बिल्कुल, मैं जेल से रिलीज़ होने के बाद तो मैं एक बार कानपुर गया था एक कार्यक्रम में, तो अच्छा। लोगों ने मुझे बताया कि ये जो गांव है बिल्कुल पास में ही है, तो मुझे थोड़ी उत्सुकता हुई, तो फिर मैं गया वहाँ पे उस एरिया में। तो क्या कि किस तरह का माहौल है आज भी वहाँ? क्या वो आज भी फूलन से, मतलब जो वो बर्बरता उस दिन हुई, जो फूलन ने वहाँ पे किया, आज भी उन लोगों के अंदर वो दर्द तो होगा ही, पर बिल्कुल, देखिए मैं जब वहाँ पे गया तो ही मैंने देखा कि एक बुजुर्ग महिला थी, तो लोगों ने मुझे मिलवाया उनसे, माँ जी से, बिल्कुल तो बताया कि भाई ये इनके जो हस्बैंड थे, तो उस समय 16 साल की उम्र थी और इनके हस्बैंड को भी फूलन ने मार दिया मार था। दिया था। तो मैंने कहा कि फिर इन्होंने दूसरी शादी वगैरह नहीं करी? तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये तो मतलब इन्होंने शादी नहीं करी दोबारा, और पूरा जीवन जो है न्याय के लिए ये भटकती रही, और ये गांव में ही रह रही हैं। तो बहुत सारी जो विडोज थी, विधवा थी, तो उस गांव में आप सोचिए ना, ये गांव के इतने लोग मर जाएं तो कितनी सारी विधवा हुई होंगी, बिल्कुल। वो भी सब बेगुनाह, सब बेचारी मतलब साधारण परिवार के गरीब लोग हैं। वो इलाका वैसे ही बहुत पिछड़ा हुआ बहुत। है, किसी ने किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं करी उस एरिया की, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल। जबकि आप देखिए जो डाकू थे, जब उन्होंने सरेंडर किया उनको ज़मीनें तो मिली। उनको ज़मीनें दी, फूलन के भाई को नौकरी दी, लेकिन जो इनके अत्याचार का जिन्होंने सामना किया, जो विक जो लोग बेगुनाह लोग थे, तो उन लोगों को जो है कुछ मिला नहीं। हाँ, भैमाई कांड में भी जो विक्टिम्स थे हाँ। उन्हें शायद सिलाई मशीन मिली थी, जहाँ तक मेरी नॉलेज हाँ में। बिल्कुल, जब ये हादसा हुआ था तो वीपी सिंह उस समय जो है मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक एक सिलाई मशीन जो है इनके फैमिली वालों को दी थी। अभी आपको पीछे बता दूं मैं कि ये जो दलित समाज का भाई है राम अवतार कठेरिया जी के जी, जो जी। परिवार के लोग हैं, बिल्कुल। इन्होंने जो है SC ST आयोग में एप्लीकेशन लगाई थी 2 साल पहले कि भाई हम तो विक्टिम है, हमारे परिवार गरीबी में जी रहा है, न्याय नहीं मिला, तो कुछ हमें मिलना चाहिए, नौकरी मिले या कुछ भी। ऐसे ही पिछड़ा आयोग में लगाई थी इन्होंने, तुलसीराम मौर्य जी ने। अल्पसंख्यक आयोग में लगाई थी नज़ीर खान ने। तो सरकार देखिए उसमें कुछ निर्णय लेती है। वैसे सरकार को मेरी नज़र में
इनकी सहायता करनी करनी चाहिए, चाहिए। क्योंकि इनको किसी तरह का कोई न्याय नहीं मिला मतलब कभी। जी। अच्छा, इसमें मतलब मैं देख रहा हूँ कि एक और सवाल आता है कि क्या फूलन के ऊपर कभी किसी ठाकुर ने कभी भी जीवन में किसी तरह का अत्याचार किया था, या फिर उसके अंदर इतना द्वेष या फिर कह सकते हैं कि इतना विष कहाँ से आ गया ठाकुर समाज के खिलाफ? नहीं, वो देखिए, जो ये जब गैंग में भी इनकी आपस में अनबन हुई, बिल्कुल। तो उसमें भी जो उस समय जो एक्चुअली जो विक्रम मल्ला था, जी। विक्रम मल्ला जब फूलन को उसके घर से उठा के लेकर आया, तो विक्रम मल्ला का जो बॉस था, मतलब जो गिरोह का सरदार था, वो गुजर समाज से था। उनका बिल्कुल। नाम था बाबू गुजर। बाबू गुजर। हाँ, बाबू गुजर ने फूलन के साथ मतलब कह लीजिए कि सोने की कोशिश करी। तो जब उसने सोने की कोशिश करी, तो जो विक्रम मल्ला है, विक्रम मल्ला ने बाबू गुजर को गोली मार दी। तो ये जो श्रीराम लाला राम थे, जो कि उसी गैंग के व्यक्ति थे और जो कि रियल लीडर्स थे गैंग के, तो वो लोग उस समय वहाँ मौजूद नहीं थे। और श्री राम और लाला राम किस समाज ये से थे? ठाकुर थे। ठाकुर थे दोनों। हाँ, तो जब ये लोग आए और इन्होंने जो है जैसे वो तो बाबू गुजर को गोली मार के वहाँ से भाग गए। भाग गए। बाबू गुजर की बंदूक लेकर भी चले गए, राइफल लेकर। तो जब जो दूसरे सदस्य थे गैंग के, जब उनसे श्री राम लाला राम मिले, तो उन्होंने बताया कि भाई बाबू गुजर को उन्होंने गोली मार दी और वो लोग हथियारों को लेकर चले गए। तो श्री राम लाला राम ने उनको ढूंढना शुरू किया, ये सोच के कि भाई ये तो चंबल में बड़ा मतलब खराब मैसेज जाएगा कि किसी ने अपने सरदार को गोली मार दी है एक महिला के लिए, तो ये अच्छा वो नहीं जाएगा। क्योंकि हर गिरोह में आपको बता दूं कि कुछ महिलाएं होती थी, और उसका मकसद ये होता था कि डाकू हमेशा जंगल में रहते थे, तो बिल्कुल। जंगल में उनको खाना भी जंगल में ही बनाना पड़ता था और पूरा जीवन जो है जंगल में ही रहना पड़ता था। तो कभी कभी मतलब जैसे खाना बनाने के लिए भी हेल्पफुल रहती थी महिलाएं, प्लस जैसे कि जो सरदार वगैरह होता था गिरोह का, या कोई महिला पार्टनर को रख लेता था, तो आप समझ लीजिए कि सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए भी वो लोग कुछ महिलाओं को रखते थे साथ में। बिल्कुल। तो हर गिरोह का ये था सिस्टम, तो ऐसे ही उन्होंने भी रखा हुआ था। तो ठाकुरों ने तो, अगर फूलन का मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने एक बार फूलन की जो माता जी हैं मूला देवी जी, उनका इंटरव्यू मैंने देखा है लल्लन टॉप पे, तो उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि जब फूलन को फर्स्ट टाइम अरेस्ट किया, तो जो उसकी जमानत कराई, तो जमानत जो है ठाकुर साहब ने ही कराई थी। बताइए। तो फूलन को तो मुझे लगता है कि हमेशा हेल्प की होगी। और मैं आपको बता दूं, मैं तो जो अपने मल्लाह समाज के जो भाई हैं उनको भी कहूँगा कि हमेशा ठाकुरों का और मल्लाह समाज का बहुत प्रेम आपस में रहा है, और प्रभु श्री राम के समय से रहा है। मैं अभी पीछे कानपुर गया था, तो निषाद राज गुह की वहाँ पर जो है एक भव्य प्रतिमा जो है एक पार्क में थी। तो इत्तेफाक से उस दिन उनका दिन था, तो मैं भगवान निषाद राज जी के उस कार्यक्रम में गया, उनको फूल अर्पण किए, आशीर्वाद लिया उनका। तो निषाद राज जी और प्रभु श्री राम जी तो आपस में जो है मतलब अटूट उनका प्रेम रहा है। और आप ये मैंने ये डिमांड भी करी बल्कि वहाँ पे, कि जो अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का जो मंदिर है, वहाँ पे जो निषाद राज जी हैं उनकी भी एक भव्य प्रतिमा, एक भव्य मूर्ति लगनी चाहिए। क्योंकि प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी की तरह वो निषाद राज जी भी थे, और निषाद राज जी भी एक देवता की तरह ही हैं। तो जो समाज निषाद राज जी से वास्ता रखने वाला हो, तो वो तो पूजनीय है। बिल्कुल। तो जो समाज पूजनीय है, तो वो एक ऐसे व्यक्ति विशेष के कारण, जिस व्यक्ति ने बेगुनाह लोगों की हत्या की हो, मैं उस समाज के भाइयों से ये निवेदन करूंगा कि आप खुद विचार कीजिए। फूलन ने अगर, फूलन के लिए कई लोग बोलते हैं कि भाई अगर आपकी बहन के साथ ऐसा होता, परिवार के साथ किसी के साथ ऐसा होता, बिल्कुल अगर किसी के साथ ऐसे गलत होता तो उसको बदला लेने का अधिकार है। लेकिन आप ही बताइए, क्या बदला जो है आप किसी के ऊपर भी बम फेंक के लेंगे? नहीं। भाई बेगुनाह लोगों को तो मत मारिए ना। फूलन ने श्री राम लाला राम को मारा होता, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, श्री राम लाला राम जो है, फूलन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। और जो कुसुमा नाइन जिसने फूलन के कपड़े फाड़े थे जंगल के अंदर, भेमई गांव के अंदर नहीं, जंगल। तो उसकी भी जो डेथ है वो कल हुई है।
तो कुसुमा 9 का भी नहीं कुछ बिगाड़ पाई वो। तो जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया उनको तो आप कुछ कह नहीं रहे हो, आप उनको कहो, सब लोग आपका साथ देंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए फूलन को आइडल मानना मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं नहीं। है। आइडल होने चाहिए हमारे निषाद राज जी, उनको हम भी मानते हैं, पूरे सभी को मानना चाहिए। और मेरी अगर मेरा बस चला, अगर हम कभी सत्ता में ताकत में आए, तो मैं निषाद राज जी की प्रतिमा जो है जरूर अयोध्या में लगवाऊंगा, क्योंकि इसका कारण है कि प्रभु श्री राम जो है अधूरे हैं अगर वहाँ पे निषाद राज जी नहीं है। नहीं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि जैसे आप अरेस्ट हुए, उसके बाद आपके ऊपर आरोप लगा कि आपने फूलन देवी की हत्या की है, तो फूलन देवी के गैंग ने आपके ऊपर कभी कोशिश की हो आपको किसी तरीके से चोट पहुँचाने की, या उन्होंने हमला किया हो? देखिए, अब उन्होंने डायरेक्ट तो मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन कई बार जो है जैसे मेरठ में और कुछ अन्य अन्य जगहों पर पुलिस ने ऐसे लोगों को अरेस्ट किया है जो कि नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखते थे, इच्छा। लेकिन वो पहले ही पुलिस के द्वारा अरेस्ट किए गए और पुलिस ने ही ये इन्फॉर्मेशन हमें दी या मीडिया को दी। इसके अलावा सोशल मीडिया पे लोग बाग जो है उल जलूल धमकियां देते रहते हैं, तो मैं तो उन धमकी देने वाले भी भाइयों से ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए भाई, आप अपने मन में विचार कीजिए कि क्या वाकई में ही फूलन को आपको आइडल मानना चाहिए, है ना? बिल्कुल। क्योंकि ये इंटरनेशनल मीडिया का क्या है ना, शेखर कपूर जिन्होंने उनके ऊपर फिल्म बनाई थी बैंडिड क्वीन। बैंडिट क्वीन, वो खुद जो है वो अंग्रेजी मीडिया से प्रभावित व्यक्ति था। इंटरनेशनल मीडिया के प्रभाव में वो व्यक्ति काम करने वाला व्यक्ति था। इसीलिए आप देखेंगे अभी शेखर कपूर कहाँ है, बैंडिट क्वीन के बाद ही लगातार वो अमेरिका जाकर बस गए बिल्कुल। और वो यूएस में ही बस गए और वहीं पर इंग्लिश फिल्में बनाते हैं। और उनके मुद्दे हमेशा ऐसे होते हैं कि कैसे भारत में जातिवाद का बढ़ावा दिया जाए या देश को, भारत को कैसे नीचा दिखाया जाए। उनकी हर फिल्म उसी टॉपिक पे होती है। तो ये भी हो सकता है कि क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया जो है इंटरनेशनल रूप से भारत की छवि को खराब करने के लिए ऐसी ऐसी फिल्मों में जो है प्रोजेक्शन भी करते थे, पैसे भी लगाते इन्वेस्ट थे। करते रहते हैं हाँ, बड़े से। तो शेखर कपूर जी भी उसका एक हिस्सा हो सकते हैं। इसीलिए आप सोचिए ना कभी, वरना इतने बड़े डायरेक्टर थे तो बॉलीवुड में काम करते, बिल्कुल। क्यों चले गए अमेरिका? क्योंकि वो उसी ही लाइन के व्यक्ति थे। आज का हम पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करेंगे। आप पूरा पॉडकास्ट देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लोगों को बताइएगा एक अनसंग हीरो के बारे में। और अभी जितने भी मुकदमे शेर सिंह राणा जी पे चल रहे हैं वो सभी विचाराधीन हैं न्यायालय में। न्यायालय का जो भी फैसला आएगा, शेर सिंह राणा जी उसको एकदम सर माथे पर रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कभी उसके खिलाफ जाते हैं, कुछ ऐसा। आप एक स्केप अगर उन्होंने जीवन में किया तो वो भी एक अच्छे कॉज के लिए किया। मतलब कभी देश के कष्ट पहुंचाने के लिए उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया। तो धन्यवाद दोस्तों। आज का जो पॉडकास्ट था वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं।